वाली वीडियो में हमने इसमें सामान्य विशेष का ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि सामान्य विशेष आयुर्वेद में चाहे मॉडर्न में वो किस तरह से काम करता है। अब हम इसे बुक से पढ़ेंगे सामान्य विशेष को। देखो, सामान्य विशेष सिद्धांत वही है जो षड पदार्थ में था, वो कोई अलग नहीं है। सामान्य विशेष बस इनको एक साथ लिख दिया गया है। सामान्य हो विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समावय, वो चरक के अनुसार। किसके अनुसार है कि सामान्य विशेष जो सिद्धांत है वो चरक संहिता की मौलिक देन है। चाहे नहीं, चरक संहिता ने सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बताया है कि सामान्य विशेष सिद्धांत के मुख्य बिंदु मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हासर हेतु विशेषस्य प्रभृति रूपस्य तु। यानी कि जो सामान्य होता है वो हमेशा सभी भावों को इंक्रीमेंट कराता है, यानी वृद्धि कराता है। सभी भाव मतलब दोष हो, धातु हो, मल हो, वो सभी को हमेशा इंक्रीमेंट कराएगा। हास हेतु विशेषस्य प्रकृति रूप से तो मतलब जो विशेष होता है वो हमेशा सभी भावों को कह रहा है कि डिक्रीमेंट कराएगा, यानी कि डिक्रीज कराएगा। कि पहला बोला है कि सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों की वृद्धि कारण होता है। यानी अवस्था मतलब होता है स्टेज, मतलब कैसे भी स्टेज हो, सामान्य तो हमेशा इंक्रीज कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी और स्टेज में वो कह रहा है कि डिक्रीज कराने लगेगा। सामान्य हमेशा चीज़ों को इंक्रीज ही कराएगा और विशेष हमेशा चीज़ों को कह रहा है कि डिक्रीज ही कराएगा। दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत है, मूल मैंने बता दिया, चाहे आयुर्वेद में हो चाहे मॉडर्न में हो, सामान्य और विशेष के द्वारा ही चिकित्सा करते हैं कि चीज़ों को घटाना है, चीज़ों को बढ़ाना है। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, जैसे ज्वर हो गया तो ज्वर में भी क्या करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बुखार हो गया तो उसको कम करना है। तो ये सब कैसे किसमें चिकित्सा होती है, विशेष की। विशेष में ऐसे चिकित्सा करते हैं, मतलब कहीं भी सही, जैसे वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वात को कम करना है। ठीक है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उसको कम करना है। तो ये सब इन्हीं के तो मूल सिद्धांत यही तो है कि चीज़ों को घटाना बढ़ना, कि अगर ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको भी कम करना है, विशेष से कम करना है। तो ये मूल सिद्धांत है। चिकित्सा करते समय विषमता को प्राप्त दोषों को साम्यावस्था में लाना ही चिकित्सा का कर्म है। देखो, ये इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं, इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं। देखो कि जो हमारे बॉडी में धातु होती है या फिर दोष होते हैं, अगर वो विषमता रहे, विषमता कहने का मतलब है अगर वो ज़्यादा या तो बढ़ गए अपनी लेवल से, या तो बढ़ गए या कम हो गए, इसको बोलते हैं विषमता। और एक होता है साम्यता। साम्यता का मतलब होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब जो दो सा धातु है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, जितने होने चाहिए उतने हैं। अगर वो विषमता रहे तो वो किसको उत्पन्न करेंगे, वो व्याधि को उत्पन्न कर देंगे, वो व्याधि को उत्पन्न कर देंगे। अगर वो साम्यता यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे दो सा धातु तो वो आरोग्यता। आरोग्यता का मतलब है यहाँ पर कोई भी डिजीज नहीं होगी। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि चिकित्सा करते समय विषमता को प्राप्त दोषों को साम्यावस्था में लाना ही चिकित्सा का कर्म है। चिकित्सा का कर्म बताया गया है कि अगर दोष क्या हो, विषमता हो जाए। विषमता का मतलब या तो दोष अपने लेवल से बढ़ जाए या घट जाए। जैसे वात हो गया तो वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो इसको साम्यावस्था में लाना। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में स्टेट में लाना ही चिकित्सा का कर्म है। अब वैद्य न्यून दोष धातु की पूर्ति करते हैं, बड़े दोष धातु को कम करते हैं। देखो, ये यहाँ पर बताया गया है, जो वैद्य है यानी जो डॉक्टर है, अगर दोष कम हो गए हैं तो उनको बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे वात कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वात को भी बढ़ाया जाएगा, और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कफ को कम करा जाएगा। तो ये बता रहा है। फिर न्यून धातून पुर्याम व्यक्तिरिक्तान हाश्रयाम, जो चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक श्लोक है जिसमें चिकित्सा बताई गई है। मतलब ये श्लोक बताया गया है कि अगर धातु कह रहे कम हो गई है तो उसको पूरा किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कम किया जाएगा। वैद्य का यह कार्य सामान्य विशेष के ज्ञान के बिना असंभव है। अगर मान लो कोई वैद्य है और उसको सामान्य विशेष का कह रहा ज्ञान ही नहीं है तो वो चीज़ों को कैसे घटाएगा और बढ़ाएगा। तो इसलिए मूल सिद्धांत भी है हमारा, दोषों के समान गुण वाले आहार विहार का सेवन कराते हुए निम्न दोषों को बढ़ाया जाता है। जैसे आपकी बॉडी में क्या हो, कफ है, तो कफ क्या हो गया, आपकी बॉडी में कम हो गया। तो अगर आपकी बॉडी में कफ कम हो गया तो इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, तो कह रहा है कि आप उसके विपरीत गुणों का सेवन करा दोगे। जैसे स्निग्ध आहार दे दोगे, दूध दे दोगे, घृत दे दोगे, तो उससे कफ आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और विपरीत गुण वाले आहार विहार का बड़े दोषों को घटाया जाता है। मतलब वो कह रहा है कि आहार विहार से बताया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी बॉडी में मान लो कफ है, ठीक है। कफ की दो स्टेट है, या तो कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कफ बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करना है,
और बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है। कैसे? उसके कह रहे हैं कि आहार के सेवन से, मतलब उसके विपरीत गुण जो उसका आहार विहार है उसका सेवन करा दो। जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इसमें हनी का सेवन करा सकते हो। हनी मतलब घृत का सेवन करा सकते हो, मधु का सेवन करा सकते हो, जो आपकी बॉडी में कफ को कम कर देगा। और कफ आपकी बॉडी में अगर कम हो गया है तो उसको आप कैसे, कफ कम हो गया तो इसको आप बढ़ा दोगे कैसे? आहार विहार का सेवन करा दो। जैसे दही दे दो, वो कफ को इंक्रीज़ कर देगी। दूध दे दो, घृत दे दो। तो ये चीज़ क्या करेगा? स्नेही चीज़ें दे दो जो कफ को इंक्रीज़ करेगा। तो बस यही बताया जा रहा है यहाँ पर। दोषों को समान गुण वाले आहार विहार का सेवन कराओगे तो दोषों को बढ़ाया, न्यून जो जो कम दोष कम हो गए उनको बढ़ा सकते हैं, और विपरीत गुण से क्या है, दोषों को कम कर सकते हैं। अब इसमें उदाहरण बताया गया है सामान्य और विशेष के उदाहरण। जो सामान्य और विशेष है ना, तो इनके दो उदाहरण बताए गए यहाँ पर। पहला होता है कि राज्य क्षमा व्याधि में रोगी को मांस के अत्यंत क्षीण हो जाता है, अत्यंत क्षीण हो जाता है। देखो राज्य क्षमा क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं राज्य क्षमा क्या होता है हमारे पास। राज्य क्षमा, राज्य क्षमा क्या होता है? मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिनमें पेशेंट को लगता है, पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और इस इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से जो इसकी मसल्स होती है वो वेस्टिंग होने लगती है। मसल्स वेस्टिंग की वजह से वो कैसा हो जाता है? इमेस्केटेड, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। इसमें राज्य क्षमा में तो क्या पता लग गया कि राज्य क्षमा में क्या होता है? इस पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिनकी वजह से उसकी मसल वेस्टिंग होने लग जाती है और इमेस्केटेड हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। अब देख लो कि राज्य क्षमा व्याधि में रोगी के मांस के अत्यंत क्षीण हो जाने पर मांस बच्ची पशु पक्षी का मांस खिलाने से विधान है। मतलब ये इस पेशेंट में क्या हो गया? राज्य क्षमा का पेशेंट है तो इस पेशेंट की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यानी इसकी जो मांस धातु है, जो मांस धातु है वो क्षीण हो गई है। और अब आपको क्या कराना है? इस मांस धातु की वृद्धि कराना है, यानी मांस धातु को इंक्रीज कराना है। और इंक्रीज कराने वाला कौन होता है? इंक्रीज कराने वाला कौन होता है? इंक्रीज कराने वाला होता है सामान्य। इंक्रीज कराने वाला कौन होता है? सामान्य। तो आप इसमें क्या करोगे? सामान्य चिकित्सा कर दोगे। भाई मांस धातु की कमी हो रही है तो मांस धातु को खिला दो, यानी कि उसी भाव पदार्थ को खिला। सामान्य क्या होता है? जैसे भाव पदार्थों को आप खिलाओगे ऐसे की, जैसे भाव को खिलाओगे ऐसी भाव की इंक्रीज करेगा। तो मांस धातु को खिला दो, मांस की वृद्धि करा देगा। अब कौन सी मांस धातु खिलानी है इसमें? ऐसी की मांस धातु खिलानी है जो खुद दूसरे, मतलब ऐसे पक्षी का मांस खिलाना है जो पक्षी खुद मांस खाता हो। तो इससे क्या हो जाएगी? उसकी कह रहे मांस धातु की वृद्धि हो जाएगी। देखो कि राज्य क्षमा व्याधि में रोगी के मांस के अत्यंत क्षीण हो जाने पर मांस भक्षी पशु पक्षी का मांस खिलाने का विधान है। मतलब ऐसा पेशेंट जिसमें मांस धातु कम हो गई है तो ऐसे पक्षी का मांस खिला दो, ऐसे पशु पक्षी का मांस खिला दो। जो खुद मांस खाता हो तो उसकी जो मांस धातु होगी उसकी वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कौन से सिद्धांत से हुई? सामान्य सिद्धांत से हुई। अब इसमें कह रहे हैं कि श्लोक दिया गया है चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 8 कोडेशन नंबर 149 दखान मांस दम आसनी ब्राह्मणी विशेषता। मतलब कि अगर मांस धातु की कमी हो गई है तो मांस धातु खिला दो, जिससे इसकी कह रहा है कि न्यूट्रिशन मिल जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यह उदाहरण सामान्य से सामान्य की वृद्धि का घोतक है। सामान्य से सामान्य की वृद्धि का घोतक है, यानी सामान्य से हम सामान्य की वृद्धि कराई। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि वातकाल्य अध्याय, वातकाल्य अध्याय चरक सूत्र का चैप्टर नंबर 12 है। वात के 6 गुण होते हैं, जिसमें बताया गया है वात के 6 गुण कौन कौन से? रूक्ष लघु शीत दारुण खर और विशद। और वात के विपरीत गुण वाले द्रव्य कर्म के सेवन से वात का समन होता है। वात का समन कराने वाले द्रव्य कर्म शरीर को स्निग्ध गुरु उष्ण श्लेषण मृदु पिछल और घन बनाते देते हैं। इसी प्रकार इसके शरीर में वात आश्रय न पाकर वात शांत हो जाता है। यह उदाहरण विशेष हास्य घोतक है। देखो अब इस पहले तो एग्जाम्पल इसमें सामान्य का दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है इसमें विशेष का। विशेष का कैसे? विशेष का कैसे आपको बताया गया कि अगर आपकी बॉडी में वात की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। वात की क्या हो जाए? कि वात की वृद्धि हो जाए। तो वात की वृद्धि हो गई। अब हम क्या करेंगे? वात की वृद्धि होगी तो ऐसे आहार विहार का सेवन कराएंगे, ऐसे आहार विहार का सेवन कराएंगे जो आपकी बॉडी में से क्या करे? ऐसे आहार विहार का सेवन करे जो वात को आपकी बॉडी में से कम करे। तो आपको क्या करे? जो वात को कम करे। तो कैसे कैसे आहार विहार का सेवन कराना है? जो वात की वृद्धि कराना है ना, वात के जो विपरीत गुणों का सेवन करा दो। भाई वात के गुण क्या होते हैं? भाई रूक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है। तो इनके विपरीत गुणों का, भाई ये क्या होता है? रूक्ष होता है। रूक्ष होता है तो आप कह रहे हैं कि स्निग्ध आहार करा दो। बिल्कुल, तो इसके विपरीत गुण हो गए ना। भाई रूक्ष का विपरीत क्या हुआ? स्निग्ध हो गया। और लघु है, वात का गुण क्या है? लघु है, तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शीत होता है। तो इसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। और ये शीत है, तो वात का गुण क्या होता है? शी
तो इसके विपरीत गुण का सेवन करा दो। इसके विपरीत गुण क्या है? उष्ण है। तो यही बोल रहा है कि अगर वात की वृद्धि हो जाए तो उसके विपरीत गुणों का सेवन करा दो, जिसकी बॉडी वजह से वात का कम हो जाए। तो वात को हम कम कर रहे हैं यानी विशेष। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है विशेष का। अब ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है कि सामान्य और विशेष सव्य किसी की वृद्धि या हासिल नहीं कराता, अपितु जिनमें सामान्य का विशेष होता है, सामान्य विशेष होता है, ऐसे द्रव्यादि वृद्धि का हासिल का कारण होते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मांस की वृद्धि, जैसे हम कोई कोई मोटा आदमी है, कि मोटा आदमी है ना कोई, तो ये मोटा आदमी है, तो इसमें हम क्या कराएंगे? इसमें हम विशेष चिकित्सा कराएंगे, क्योंकि उसको हम पतला करना है तो विशेष चिकित्सा करा देंगे। तो इसमें हम जौ का सेवन कराएंगे। किसका सेवन कराएंगे? जौ का सेवन कराएंगे। जौ का सेवन इसलिए कराएंगे कि जौ लघु होता है, इसके इसके विपरीत गुण होता है, तो वो क्या करेगा? उसको पतला कर देगा। तो अब वो बोल रहा है कि जो सामान्य विशेष है वो खुद कह रहे, कोई बोल रहा है ना कि जो सामान्य विशेष है वो खुद किसी की वृद्धि नहीं कराता, जो द्रव्य होता है, जो उसके समान भाव का होता है, वो उसकी वृद्धि हासिल कराता है। तो अब वो द्रव्य क्या है? जौ है। तो वो जौ कह रहा है कि उसको कह रहा है कि वो जौ कह रहा है विशेष की तरह काम करेगा। तो यही है कि सामान्य विशेष सव्य किसी की वृद्धि हासिल नहीं कराता, अपितु जिनमें सामान्य या विशेष होता है ऐसे द्रव्यादि का वृद्धि और हासिल कराता है। जैसे जौ है, तो जौ में क्या है? जौ एक ऐसा द्रव्य है जो हासिल कराएगा मोटे आदमी का, मतलब उसको पतला करेगा। तो सामान्य से वृद्धि तभी संभव है जब उसके विरोधी कारण का अभाव हो। इसके विरोधी कारण का क्या हो? अभाव हो। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि सामान्य कब वृद्धि कराता है? जब इसके विरोधी कारण का अभाव हो। जैसे समझो कि जो हमारे पास करंट होता है, करंट कब फ्लो होता है? जब आपके पास रजिस्टर नहीं होता, तभी तो फ्लो होता है। भाई जब करंट तो तभी फ्लो होगा जब रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो इसी तरह बता रहा है, सामान्य भी कह रहा है कि तभी वृद्धि कराएगा जब उसका विरोधी कारण नहीं होगा, मतलब उसका अभाव नहीं हो, जब उसके विरोधी कारण का अभाव ना हो। मतलब ऐसा ना हो सामान्य तो वृद्धि करा रहा है लेकिन कोई बॉडी ऐसी है जो उसको कह रहा है इंक्रीज नहीं कराने दे रही है हमारी बॉडी में। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है कि अमलकी में उपस्थित अमल रस पित्त की अम्लता को नहीं बढ़ाता। जैसे अमलकी में, अमल की आपने सुना होगा ना, जो हमारे त्रिफला में होते हैं हरत की, अमल की विभक्ति, तो है ना, हरत की विभक्ति और अमल की में क्या होता है? अमल रस होता है जो क्या करेगा? हमारे बॉडी में पित्त को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारी बॉडी में पित्त को इंक्रीज करना चाहिए ना, तो अमल की क्या करेगा भाई? अमल की हमारे बॉडी में अमल रस है, अमल रस है, तो यानी अमल रस, अमल जो खट्टा चीज़ होती है वो हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाता है, लेकिन वो पित्त को नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? तो जो इसका विरोधी कारण है, विरोधी कारण क्या है? शीतवीर्य। देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आपने अमल की चूरन खाया, अमल की चूरन खाया, और अमल की में क्या है? अमल की में है अमल रस, और अमल रस, और जो अमल रस है वो हमेशा पित्त का इंक्रीज करता है। भाई अमल रस पित्त को इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर पित्त इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमलकी में क्या है? शीतवीर्य है, मतलब इसमें एक और गुण है इसका, शीतवीर्य है, जो कि क्या करेगा? इसके पित्त को इंक्रीज नहीं होने देगा, मतलब वो पित्त की वृद्धि नहीं करने देगा। तो ये क्या होगा? ये होगा इसका विरोधी कारण, जो पित्त को नहीं इंक्रीज करने देता। तो यही बोल रहा है कि सामान्य भी तभी इंक्रीज, सामान्य भी कह रहा है कि तभी इंक्रीज करेगा जब इसका विरोधी कारण ना हो। तो यहाँ पर आप अमल की खा रहे हो तो अमल रस्म से कह रहा है पित्त बढ़ना चाहिए, यानी पित्त की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर विरोधी कारण प्रेजेंट है जो कि है शीतवीर्य। ठीक, इसी प्रकार द्रव्यों को त्रिदोष आहार प्रभाव भी जानना चाहिए। इसी प्रकार विशेष के संदर्भ में भी जानना चाहिए। जैसे ये तो हमने सामान्य के बारे में देख लिया, अब देखते हैं विशेष के बारे में। विशेष क्या बता रहा है कि मंदक, दधि, निकुच आदि से स्निग्ध आदि वाद विरुद्ध गुण होते हैं, हुए भी द्रव्यों के अपत्य प्रभाव से ये द्रव्य वातनासम नहीं होते। देखो मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा दही क्या करता है? दही स्निग्ध होता है, सब जानते हैं दही स्निग्ध होता है। दही स्निग्ध होने की वजह से वो क्या करेगा? कफ की वृद्धि कराएगा, कफ की वृद्धि कराएगा। लेकिन यहाँ पर जो दही है वो कैसी है? वो सही तरह से बिली नहीं है, मतलब जैसे दही को बिलोते हैं ना, वो मंदक दही है, मतलब कह रहा है कम बिली हुई है, मतलब कम बिली हुई है, मतलब वो सही तरह से बिली नहीं हुई। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को जब दही बिलोती है तो वो अच्छे से बिलोती है, लेकिन मंदक दही मतलब वो अच्छे से बिली हुई नहीं है, एक तरीके से अच्छे से मतलब जमी हुई नहीं है, कुछ इस तरह से बोलते हैं। मंदक दही मतलब वो सही से जमी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसकी वजह से जो इसका जो स्निग्ध है ना, स्निग्ध गुण है,
वो अपत्य हो जाएगी, मतलब वो इसमें सही तरह से जमी नहीं है, तो इसमें जो स्निग्ध गुण है वो नहीं रहेगा और वो सही तरह से इसका जो अपत्य हो जाएगी। यानी अब वो क्या करेगी, अब वो कम को इंक्रीज नहीं करेगी, अब वो क्या करेगी, कफ को इंक्रीज नहीं करेगी। तो यही बता रहा है इसमें देखो कि मंदक दही निकुच आदि में स्निग्ध आदि वात विरोध गुण होते हैं और वे द्रव्य के अपत्य प्रभाव के से ये वात सामक होते हैं। भाई कफ इंक्रीज है, स्निग्ध गुण है, अब वो स्निग्ध गुण क्या करेगा, वात को बॉडी से कम करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें स्निग्ध गुण ही नहीं है, वही अच्छी तरह से वो जमी नहीं है, तो इसमें स्निग्ध गुण नहीं होगा तो वो वात को कम भी नहीं करेगा। तो वही बात कर रहा है। इसमें क्या होगा, अपत्य प्रभाव हो गया इसका। अपत्य मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। अपत्य का मतलब होता है एक अच्छी गुड डाइट जो कि बेनिफिशियल होती है हमारे बॉडी के लिए, जिसमें हमारे 200 धातु मल कांस्टेंट होते हैं पथ्य में, और अपथ्य में क्या होता है इसके विपरीत। मतलब जो 200 धातु कह रहा है कि सॉरी सॉरी फिर से समझो। अपत्य क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो एक बैड डाइट हो, जिसमें हमारी पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो हार्मफुल हो, जो हमारी लाइफ स्टाइल वो हार्मफुल हो, एक बैड डाइट हो। बैड डाइट भाई बैड ही तो हो गई, वो अच्छी तरह से जमी हुई नहीं है, तो अपत्य हो गए। और अपत्य के प्रभाव के होने की वजह से वो हमारे कह रहा है कि वात के जो वात को कम नहीं कर रहा है, वात का शमन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्य वृद्धि का कारण है, परंतु सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं है। देखो ये यहाँ पर बता रहा है सामान्य तो सामान्य की वृद्धि करता है। जैसे आपने क्या किया, मोटे आदमी को कह रहे हैं कि मोटा नहीं पतला आदमी लो, कि अगर कोई पतला है जिसमें मेद धातु कमी है तो ये आपको इंक्रीज कराना है, भाई दूध दही का सेवन करा दिया तो उसमें दूध दही में क्या वो सामान्य वाले भाव है, इंक्रीमेंट करने वाले, तो उसको वो मोटा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सामान्य ही हमेशा सामान्य की वृद्धि कराया, ऐसा संभव ऐसा नहीं है। मतलब सामान्य तो वृद्धि का कारण है, परंतु सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं है, मतलब हमेशा सामान्य ही वृद्धि कराए ऐसा नहीं है। जैसे असमान घृत और अग्नि मेदा की वृद्धि का कारण होता है। मतलब असमान घृत मतलब कह रहा है जो घृत है वो इनके अग्नि के समान थोड़ी, भाई घृत तो कह रहा है कि हमारे पास स्पर्म को इंक्रीज करेगा, ये ऐसा भाव होता है, लेकिन वो अग्नि को इंक्रीज कर रहा है, मेधा को इंक्रीज कर रहा है। मेधा मतलब जो चमक होती है बॉडी, इनको इंक्रीज कर रहा है। तो इससे ये क्यों कर पा रहा है, यह कर्म प्रभावजन्य होता है। प्रभावजन्य मतलब इसके अंदर एक ऐसी कार्यकारी शक्ति होती है, भाई उस कह रहे द्रव्य के अंदर कार्यकारी शक्ति होती है। देखो यहाँ पर समझो, जैसे आपने बोला कि जो सामान्य है वो सामान्य सामान्य की तो वृद्धि करेगा, भाई सामान्य सामान्य की वृद्धि करेगा। भाई आप अच्छे दूध खाओ, कफ दूध खाओ घी खाओ तो वो कफ की इंक्रीज करेगा, यानी सामान्य सामान्य की वृद्धि करेगा, परंतु हमेशा सामान्य सामान्य की वृद्धि नहीं करता है। जैसे बोला जा रहा है जो घृत है, कह रहा है घृत किसकी वृद्धि करेगा, घृत करेगा अग्नि की और मेधा की। तो बोला ना घृत, कह रहा है कि अब घृत में क्या है भाई, घृत अग्नि की, भाई घृत में ऐसा भाव नहीं है जो अग्नि को इंक्रीज करे, फिर भी कह रहा है कि वो अग्नि को इंक्रीज करता है। तो वो सामान्य का सामान्य की वृद्धि नहीं कर रहा है, कह रहा है वो दूसरे द्रव्य भी कह रहा है कि सामान्य की वृद्धि कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर घृत कर रहा है अग्नि और मेधा की वृद्धि। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि इसका प्रभावजन्य कारण, मतलब उसके प्रभाव की वजह से, मतलब उसकी कार्यकारी शक्ति होती है जो अग्नि और मेधा को इंक्रीज करता है। यहाँ वृद्धि में सामान्य कारण नहीं होता, जो ये वृद्धि हो रहा है वो सामान्य कारण नहीं है। संकल्प और वैश्य द्रव्य को लेप दोनों पातलों पर करने से शुक्र की वृद्धि होती है, प्रभावजन्य है। मतलब यहाँ पर दो प्रभावजन्य के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो सामान्य ही हमेशा सामान्य की वृद्धि नहीं कराता। जैसे हमारे पास घृत का एग्जाम्पल बताया कि अग्नि और मेधा की वृद्धि कर रहा है, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताया है कि संकल्प और वृश्य, ये ऐसे मतलब ये वृश्य ये होते हैं जो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। अगर इनको आप किस पे लगाते हो, मतलब इनको आपको पाद तलों, मतलब एक प्रकार के तेल से है जिनको आप अपने पाद तलों पर लगाते हो, मतलब पैर के जो तलवे होते हैं उन पे लगाते हैं, तो वो शुक्र की वृद्धि कराते हैं अपने प्रभावजन्य की वजह से। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सामान्य हमेशा सामान्य की वृद्धि नहीं कराता। अब आगे